हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख लें। बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ और रोक टोक भी इंसान को बागी बना देती हैं। वो अपनी असल से भागने लगता है और ऐसी राहों का मुसाफिर बन जाता है जहाँ गुमराही के सिवा कुछ नहीं। ऐसे रास्तों की वक्ती कशिश उसे अपने सगे रिश्तों से बगावत पर मजबूर कर देती है और वो रफ्ता रफ्ता अपनी बर्बादी की दास्तान रकम करने लगता है। और एक वक्त गुजरने के बाद वो होश में आता है और उसे एहसास होता है कि वो अपने फैसलों में कितना बेवकूफ़ था, हत्ता कि उसका इंतखाब कितना गलत था, जो उसे जहां भर में रुस्वा कर देने के लिए काफ़ी था। मैं मानती हूँ कि मैं एक हाफ़िज़ कुरान लड़की थी, लेकिन अब मैं यहाँ के माहौल से तंग आ चुकी थी। मेरे माँ बाप मुझ पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाए जा रहे थे, जिसके बायस अब मैं इन लोगों से तंग आती जा रही थी। मेरी बस हो गई थी। मैं मज़ीद इन पाबंदियों के साथ नहीं जीना चाहती थी। वो मुसलसल मुझे ज़हनी मरीज़ बनाते जा रहे थे। हर वक्त की पाबंदियों से अब मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। इन दोनों का एक पसंदीदा कलमा बन चुका था, ये कहना कि यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो। हर बात में बस पाबंदी हुआ करती थी। मैं इन सब बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। शुरू में तो मुझे इन सब चीज़ों की आदत थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बाहर की दुनिया में जाने लगी, वैसे वैसे मेरा दिल और इन लोगों की जानिब से ख़राब होता चला गया था। मुझे एक अजीब सी घुटन महसूस होती थी। ऐसा लगता था कि मैं घर में नहीं, किसी पिंजरे में कैद हूँ, क्योंकि हर चीज़ पर टोका टाकी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। रोज़ रोज़ कोई ना कोई बात सुन सुनकर मुझे ऐसा महसूस होता था कि अब मेरे दिमाग की रगें फट जाएंगी, क्योंकि कोई मेरी बात समझना तो क्या, सुनना भी पसंद नहीं करता था। बेटियों को किसी भी चीज़ की इजाज़त नहीं दी थी, यहाँ तक कि अपने बड़ों से सामने कोई बात बोलने की भी इजाज़त नहीं थी। और मैं ये सब देख देख कर ज़हनी बीमार होती जा रही थी। ये सब बातें मुझे अंदर ही अंदर ख़त्म कर रही थी। मुझे शौक़ था कि मैं अपनी ज़िंदगी को एक खुशगवार तरीके से गुजारूँ, जिसमें किसी की कोई मुदाखलत नहीं हो। मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीऊँ। मेरे माँ बाप मेरे लिए बहुत पहले सपोर्ट बना करते थे। उन्होंने मेरा पासपोर्ट बनवा कर रखा हुआ था। मुझे बस वीज़ा और टिकट की ज़रूरत थी, जिसके बायस मैं आराम और सुकून से दुबई में शिफ्ट हो सकती थी। मैंने अंदर ही अंदर ये काम करना शुरू किया और एक ही जद्दोजहद में लग गई थी। और अपनी दोस्त की मदद से मैंने वीज़ा लगवा लिया था। जिस दिन जाना था उसी दिन टिकट का भी बंदोबस्त कर लिया था। मैं बगैर सोचे समझे, किसी भी परवाह किए बगैर दुबई के लिए निकल पड़ी थी। मुझे अपने माँ बाप का ज़रा बराबर भी ख्याल नहीं आया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी इनकी तंज़िया गुफ्तगू से और बेजा रोक टोक से। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होती थी। बाकी नहीं था मुझ में हिम्मत। मैंने अपना सोचा हुआ प्लान को तरतीब देते हुए दुबई के लिए रवाना हो गई थी। मैं ज़िंदगी में कभी भी जहाज़ में नहीं बैठी थी, जिसके बायस मुझे बहुत खौफ आ रहा था और अकेले जाना मेरे लिए बहुत ही बड़ा रिस्क था। लेकिन मुझे सिर्फ एक बार हिम्मत करनी थी और सब कुछ मुझे हासिल हो जाना था। यही सोचकर मैंने खुद को तैयार किया और रात के अंधेरे में घर की दहलीज पार करके एयरपोर्ट पर पहुंच गई। इन सब चीज़ों में मेरी दोस्त मरियम ने मेरा बहुत साथ दिया था। अगर वो मेरे साथ नहीं होती तो मैं ये कदम कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं उठा पाती। मैं जैसे ही जहाज़ से नीचे उतरी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने चारों तरफ नज़रें घुमाईं, लेकिन सारी जगह ही मेरे लिए अनजान थी। किसी भी चीज़ से मुझे आशनाई नहीं थी। मेरा दिल खौफ के मारे कांप सा रहा था, लेकिन मैंने कदम उठा लिया था तो मुझे इस पर अब कायम और दायम रहना था। धन दौलत से तो अल्लाह ने बहुत नवाजा था, जिसके बायस मेरे पास बहुत सारे पैसे थे। मैं किसी भी बड़े होटल में जाकर आराम से रह सकती थी, लेकिन मुझे अकेले जाने में बहुत खौफ सा आ रहा था। अनजान शहर था, इस वजह से मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन मैंने हिम्मत की और आगे बढ़ी। मैंने अपनी बातों के ज़रिए खुद को मजबूत कर रही थी। मैं दिल ही दिल में खुद को ये बोल रही थी कि जब मैं पाकिस्तान से दुबई आ सकती हूँ तो अकेले मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने अपने किए हुए फैसले को पूरा करने का सोचा और एक होटल की जानिब बढ़ी। और होटल में बहुत ज़्यादा शानदार था। मैंने उसमें एक कमरा बुक करवाया और रात ही इसी में बसर की। रात भर मैं ताने बाने जोड़ती रही कि मुझे अगले दिन क्या करना है। मैं दुबई तो पहुंच चुकी थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था अब आगे मैं क्या करूं। इस बात ने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया था। ऐसे ही देखते देखते तुलुए आफताब हो गया था। फिर मैं तुलुए आफताब के बाद जैसे ही बाहर तैयार होकर निकली तो मुझे बहुत सारे लोग नज़र आने लगे। कुछ अरबी लिबास में थे तो कुछ इंडियन लिबास में थे। मुझे सब अपना अपना अच्छा अच्छा सा लग रहा था। सबसे ज़्यादा मुझे एक चीज़ अच्छी लग रही थी कि कोई मुझे रोकने टोकने वाला यहाँ मौजूद नहीं था। मुझे आज़ादी का एहसास ही बहुत खुशी दे रहा था। यहाँ के लोग और यहाँ का रहन सहन, यहाँ का माहौल खामोश था, ये सब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। ये सब देखकर मुझे एक खुशी सी महसूस हो रही थी, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान जैसा कुछ भी नहीं था। सब लोग अपने आप में मगन थे। कोई किसी को कुछ भी नहीं कह रहा था, ना देख रहा था।
किसी ने क्या पहना हुआ है, किसने कौन तरीके से चल रहा है, क्या बात कर रहा है, किस तरीके से रोड पर हंस रहा है, सब अपने आप में मगन थे। मैं यही सब कुछ तो चाहती थी कि कोई भी मुझ पर बुनियाद के बगैर उंगली ना उठाए। मैं जिस तरीके से भी रहूं, इस चीज़ को सिर्फ मेरी मर्जी शामिल हो। मुझे वहाँ का हर नज़ारा बहुत खूबसूरत लग रहा था। मुझे अब समझ नहीं आ रहा था मैं आगे क्या करूं। यकदम मेरी नज़रों के सामने जानिब उठी। मैंने खड़े हुए फैसला किया कि अब मैं कहीं घूमा जाए। यही सोचकर मैं आगे की जानिब चल पड़ी। मेरे सामने एक टैक्सी खड़ी हुई थी। मेरे दिमाग में कुछ शैतानी से चल रहा था। पहले पहल तो मैंने यही सोचा था कि मैं दुबई को देखूंगी और घूमूंगी, लेकिन जैसे ही मैंने सामने खड़े टैक्सी और उसमें ड्राइवर को देखा, मेरे दिमाग में यकदम ही कोई शैतानी सा घूमने लगा। मैं सोचकर आई थी कि मैं पहले दिन ही ये करने का इरादा रखती थी, और यही सोचकर मैंने टैक्सी बुक कर ली और इसके साथ बैठ गई। दुबई को थोड़ा सा घूमने लगी। मैं इस टैक्सी ड्राइवर को बार बार देख रही थी और वो समझ रहा था कि मेरी निगाहें उस पर हैं। इसकी वजह से वो टैक्सी ड्राइव भी शीशे में पीछे की तरफ मेरी जानिब भी मुतवज्जो था और मुझे महसूस हो रहा था कि वो मुझे ही घूर रहा है। मेरे दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही थी जो मैंने सोचा है कि मैं कैसे करूँगी। मैं इधर से उधर की बातें करने लगी। वो भी समझ गया था कि मैं एक शातिर सी लड़की हूँ जो कुछ करना चाह रही है। मैं जैसे जैसे उससे बातें करती गई, वो भी मुझसे खुलता गया। जैसे ही मैं उसको बताया कि मैं तुम्हारे साथ ये काम करना चाहती हूँ, तो यकदम उसने घबराकर गाड़ी को ब्रेक लगाई और मेरी जानिब हैरानकुन निगाहों से देखा, और वो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर थम सा गया था। पहले पहल तो वो समझा था कि शायद मैं किसी चीज़ का मजाक कर रही हूँ, लेकिन जब उसने मेरे चेहरे पर एक मायने खेज मुस्कुराहट देखी तो वो समझ गया कि मैं कोई मजाक नहीं कर रही, बिल्कुल सच बोल रही हूँ। उस ड्राइवर ने मुझसे कहा, मैडम आप क्या चाहती हैं? आप मेरे साथ ये सब काम करना चाहती हैं? तो मैंने उसकी जानिब देखते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हारे साथ ये सब काम करना चाहती हूँ और इसी टैक्सी में करना चाहती हूँ। क्या तुम्हें मंजूर है? मैं ये सब सोचकर पाकिस्तान से नहीं आई थी कि मैं यहाँ पहले दिन ये सब करूँगी, वो भी एक टैक्सी में। और सबसे ज़्यादा मुझे ये चीज़ इस हैरत में भरे चेहरे को देख रही थी। वो इस कदर हैरान हो गया था। मैं टैक्सी में ऐसा महसूस हुआ था कि सिर्फ मैं ही सांस ले रही हूँ, और उसको तो महसूस होता था जैसे सांस ही रुक गई हो। आप पाकिस्तान से आई हैं और आप इतनी पर्दादार हैं और आप ये काम करना चाहती हैं? मैंने उसकी जानिब देखते हुए कहा, हाँ, मैं यही काम करना चाहती हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगे? जैसे ही उसने मुझे जवाब दिया, मेरे तो आसान खता हो गए, क्योंकि तो वो तो पहले ही मैं इस ज़िंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मेरी ज़िंदगी बहुत ही तलख गुजर रही थी, क्योंकि मेरे माँ बाप मुझे किसी भी हाल में खुश नहीं रहने देते थे। हमारे घर का माहौल एक मजहबी माहौल था, जिसके बायस हमें हर चीज़ की पाबंदी थी। दुपट्टा तो मेरे सर से हिलता भी नहीं था। ऐसा लगता था वो मेरे सर पर ही सिल गया हो। हमें हर जगह आने जाने से टोका जाता था। मुझे बहुत शौक था कि मेरी भी सहेलियाँ हों जिनसे मैं अपनी बातें शेयर कर सकूं, लेकिन वो भी मेरी माँ को पसंद नहीं था। मैं जिससे भी दोस्ती करती वो उसे ही बुरा कहा करती थी। मैं जहाँ मदरसे पढ़ने जाती थी, मैंने वहीं पर छुपकर एक दोस्त बना ली थी। वो अपनी माँ को कानो कान खबर ना होने दी थी, जिसके बायस वो उसे जानती भी नहीं थी। मेरी दोस्त का नाम मरियम था। वो एक खुले दिमाग के घर में पैदा हुई थी। उसकी बातों में और मेरी बातों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, क्योंकि उसके घर वाले उसे हर चीज़ की इजाज़त देते थे और मैं हमेशा इजाज़त ना मिलने की वजह से पीछे ही रह जाती थी। और मैं ये देख देख कर अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा हसद करती थी। मुझे जलन होने लगती थी कि ये तो सब कुछ कर लेती है और मैं हमेशा पीछे रह जाती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। पहले पहल तो मेरा सब कुछ ठीक था। मैं अपनी फैमिली के रंग ढंग में ढल चुकी थी। जैसा इन लोगों को पसंद था, मैं बिल्कुल ही वैसी हो गई थी। और जैसे ही मेरी दोस्ती मरियम के साथ हुई थी, मैं सब कुछ भूलती जा रही थी। मरियम ने मुझे एक अलग दुनिया से रोशनास करवाया था। उसकी दुनिया मुझे बहुत रंगीन लगने लगी थी और अपनी दुनिया बिल्कुल फीकी सी लगती थी, क्योंकि उसने मुझे ज़िंदगी जीने का नाम बताया था। और मेरे माँ बाप ने तो मुझे हमेशा रोका टोका ही था और घुट घुट कर ज़िंदगी जीने पर आमादा कर दिया था। यहाँ ना जाओ, वहाँ ना जाओ, ये ना पहनो, वो ना पहनो, ऐसा ना करो, वैसा ना करो, ऐसे नहीं बैठो, वैसे नहीं बैठो। मेरे माँ बाप ने तो मेरी ज़िंदगी जीर्ण करके रख दी थी। इनका तो बस नहीं चलता था वो सांस लेने पर भी पाबंदी लगा दें। ये सब देख देख कर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और कुछ समझ नहीं आता था कि मैं ऐसी क्यों होती जा रही हूँ। मेरा अपने ही घर में दम घुटने लग गया था। ऐसा लगता था ये घर नहीं कोई जेल हो। मैं जानती हूँ ये सब बातें बहुत मायूब हैं, लेकिन मैं अब बहुत बेबस हो चुकी थी। मुझे अपना ही घर कैद खाना लगता था। मेरा दिल करता था मैं जेल नुमा घर से कहीं दूर भाग जाऊँ। मुझे मेरी माँ ने बहुत प्यार से पाला था, मैं मानती हूँ इस बात को। मेरे अब्बा भी बहुत मुझे प्यार करते थे, लेकिन मुझे इनकी इस बेजा रोक टोक से
इनसे बागी कर दिया था। मैं जानती हूँ वो सब मेरे भले के लिए ही कहते थे, लेकिन मुझे इनकी ये रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं थक चुकी थी। ऐसा लगता था मेरा दिमाग बिल्कुल बंद हो गया है। हर छोटी से छोटी बात पर गुस्सा आने लग जाता था। इस हद तक गुस्सा आता था कि मेरा दिल करता था मैं खुद को ख़त्म कर लूँ। मेरे साथ साथ मेरे बहन भाई भी इन लोगों से बदजन होते चले गए थे। मजहबी माहौल होने के बावजूद भी लोग आज़ाद होते हैं, लेकिन हम मजहबी माहौल होने की वजह से कैद से होकर रह गए थे। हमें किसी भी चीज़ की इजाज़त नहीं थी। हम घर की खिड़की से बाहर भी नहीं झांक सकते थे। हम पर इस कदर पाबंदी थी, घर की छत से तो हम देखी ही नहीं थी कि वो कितनी ऊंची है। हम वहाँ खड़े होकर कहाँ तक देख सकते हैं। मेरे साथ साथ मेरे बहन भाई भी इन सब बातों से बहुत आजिज आ गए थे। मेरे भाइयों का भी अब दम घुटने लगा था इस कदर पाबंदियों से, क्योंकि हम पर बिल्कुल एक तरह की पाबंदियाँ थी। वो लोग भी मेरे अब्बा के पीछे ही थे। वो लोग भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम अपने अब्बा से दौलत पर ही तो पल रहे थे। वही हमारा सब कुछ करते थे। हमारी सारी जिम्मेदारियां उनके सर पर ही थी। हमारे अब्बा ने हमें दुनियावी तालीम बिल्कुल भी हासिल करने नहीं दी। हमने अपनी तालीम बहुत अच्छी तरह से हासिल की थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मैं भी बड़ी होती गई। मेरी बातें, मेरा दिमाग आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ अलग होता गया। जाहिर सी बात है, हम जैसे बड़े होते हैं हमारी बातें, हमारा रहन सहन भी तब्दील होता रहता है। इन सब में एक वक्त ऐसा आया कि मैं इन सब बातों से बहुत बेजार हो गई और मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब इस घर में नहीं रह सकती हूँ। मुझे अब इस जेल से आज़ाद होना है, क्योंकि अब मैं यहाँ खुलकर सांस नहीं ले पा रही हूँ। और मैंने सोच लिया कि मैं इस घर से कहीं दूर चली जाऊँगी। ये बातें मेरे जहन में डालने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरी ही दोस्त मरियम थी। मैं जानती थी मरियम मेरे लिए अच्छी साबित नहीं हुई थी, लेकिन उसने मुझे एक अलग दुनिया से रोशनास करवाया था और मुझे खुशियों भरी ज़िंदगी दिखाई थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सुकून ही सुकून था। इसके घर से मेरी आज़ादी इसी सूरत हो सकती थी जब मेरी शादी होती और मैं यहाँ से रुखसत होकर हमेशा के लिए चली जाती। लेकिन मैं जानती थी मेरे अब्बा अपने ही जैसे किसी मजहबी घराने में मेरी शादी करवा देंगे, जहाँ पर पर्दे की पाबंदी होगी, बाहर आना जाना नहीं होगा और शायद ज़िंदगी से इससे भी बदतर हो जाएगी। यही सोचकर मैं खौफजदा हो जाती थी। इससे पहले कि अब्बा मेरा रिश्ता किसी ऐसे घराने में तय करते, मुझे यहाँ से जाना, बहुत दूर जाना था। इतना दूर कि जहाँ तक मेरे बाप भी पहुँच नहीं पाता और मुझे ढूंढ ना सकता। मैंने इसी वक्त फैसला कर लिया था जब मरियम ने मेरे दिमाग को साफ किया था। इसने मुझे बताया था कि दुनिया घर में कैद होने का नाम नहीं है, बल्कि दुनिया देखने का नाम है। मैंने अब फैसला कर लिया था कि मैं अब दुबई जाऊंगी और वहाँ जाकर नए नए एडवेंचर करूंगी। सबसे पहला एडवेंचर ख़तरनाक था, जिसके बारे में मैं अब सोचती हूँ तो मुझे तकलीफ़ होती है कि मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। मैंने फैसला किया कि मैं दुबई चली जाऊंगी और मैं अपने इस फैसले पर कायम और दायम रही। मैंने इस दिन ही मरियम से अपने वीज़ा और टिकट वगैरह बनवा के लिए थे। जैसे ही मेरा वीज़ा आया मैं दुबई के लिए निकल पड़ी थी। पैसा तो हमारे पास था, इसलिए मुझे पैसों की कोई परेशानी नहीं थी। मैंने बहुत सारा पैसा अपने बैग में रखा और घर से निकल पड़ी। मैंने वहाँ जाकर एक रात बसर कर ली थी और मुझे अब अगले दिन कुछ ना कुछ तो करना ही था। कुछ ही वक्त में मरियम को भी दुबई आना था। हम दोनों ने साथ ही मिलकर ये एडवेंचर करने थे, लेकिन मेरा सबसे पहला एडवेंचर टैक्सी के अंदर हुआ था। मैं जैसे ही टैक्सी के अंदर बैठी और मैंने इस टैक्सी ड्राइवर की जानिब देखते हुए सामने उसे पेशकश की थी कि वो मेरे साथ शराब पी सकता है, वो मेरे साथ क्लबिंग कर सकता है, मेरे साथ डांस कर सकता है। वो टैक्सी ड्राइवर हैरान हो गया और परेशान भी। वो सदमे की हालत में आ गया था और उसने मुझे कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, आप तो मुझे पर्देदार लड़की लगती हैं, क्या ये सब आप करेंगी? मैंने उसकी जानिब देखते हुए कहा, हाँ मैं ये सब कुछ करूँगी, तुम मेरा साथ दोगे तो बताओ। जैसे ही उसने अपनी डिमांड रखी तो मेरे आसान खता हो गए थे। मैं तो सिर्फ एडवेंचर करना चाह रही थी, लेकिन वो तो बहुत आगे की सोच रहा था। मैंने उसे हवास पाख्ता निगाहों से देखा। मैंने दुरुस्त लहजे में कहा, गाड़ी रोको, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और वो गाड़ी को तेज़ तेज़ चलाने लगा। इतनी तेज़ कि मैं सीट बेल्ट लगाने के बावजूद भी बुरी तरह हिल रही थी। गाड़ी की रफ्तार इस हद तक तेज़ थी और वो शायद मौके की तलाश में ही था, और ये मौका मैंने उसके खुद हाथ में मुयस्सर कर दिया था। और उसने वो सब कुछ कहकर बिल्कुल हवास पाख्ता हो गई थी, क्योंकि इंसान इसने तो मेरी आंखें माथे से उठाकर आसमान पर रख ली थी। बस वो गाड़ी चलाने में धुत था कि वो किसी भी तरह अपना मिशन कामयाब कर सके, क्योंकि ये एडवेंचर तो मेरे गले पड़ने वाला था। मैं घर से बदजन होकर निकली थी, लेकिन नहीं तो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं गली के कोने पर भी जा सकूं। मैं अंदर ही अंदर अपने फैसले पर पछताने लगी। सोचने लगी कि ये मुझसे क्या हो गया है। मैं तो एक हाफ़िज़ कुरान लड़की हूँ, मेरी तरबियत दीनी असूलों पर हुई है। मैं कुरान पाक के अहकाम को अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि मैंने तो इससे एक एक हर्फ अपने दिल में उतारा था। मैं तो ये सब कुछ नहीं कर सकती हूँ जो वो टैक्सी ड्राइवर करना चाह रहा था, क्योंकि ये तो ज़ना के ज़मरे में आता है। क्योंकि वो जानता था कि मैं इसके साथ गलत काम करूँ और वो ऐसे ही लेकर मुझे अपने फ्लैट पर जाना चाहता था।
लेकिन मैं किसी भी तौर पर उसके साथ जाने पर रजामंद नहीं हुई थी, क्योंकि मैं जानती थी इसको करने के मेरे अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा। मेरे दिल में यकदम ही अपने अल्लाह का खौफ बहुत बुरे तरीके से हावी हो गया था। ज़ारा के तार रोते हुए मुझे उसको रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो किसी भी तौर पर रुकने के कायल नहीं था। मैं रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, अल्लाह ताला की मदद अपने लिए पुकार रही थी, और मैं अल्लाह ताला से बस यही कहती जा रही थी कि माना मैं बेवकूफ़ हूँ, नादान थी, मुझे आज़ादी चाहिए थी, लेकिन मैं इस किस्म के गुनाह हरगिज़ नहीं कर सकती। मैं बस एक फ़न करना चाहती थी, एडवेंचर करना चाहती थी, लेकिन मैं कभी भी इस गुनाह पर मुर्तकिब नहीं हो सकती थी। या अल्लाह, तूने मेरे दिल को अपने कलाम से डाला है, तो मेरे जिस्म को भी गंदा होने से बचा ले। या अल्लाह, मेरी किसी तरह तू मदद के लिए भेज दे किसी को। मैं यहाँ के रास्तों से अनजान, कोई भी मुझे यहाँ जानने वाला नहीं है, तो मैं तेरे दर पर तवज्जो पड़ती हूँ। मैं आइंदा कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगी। बस तू मेरा पर्दा रख ले, मेरी इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। मेरी कैफियत बहुत अजीब हो रही थी। मैं बस अपने रब से दुआ मांगती जा रही थी। शायद मेरे अल्लाह ने मेरी दुआएं सुन ली थी। एक फैमिली वहाँ से जा रही थी। उन्होंने मुझे रोते हुए, चीखते चिल्लाते हुए, मदद के लिए पुकारते हुए देखकर सुन लिया था। उन्होंने फ़ौरन पुलिस को खबर कर दी थी। टैक्सी का नंबर बताया, वो जगह बताई जहाँ पे उन्होंने टैक्सी को जाते हुए देखा था। यहाँ की पुलिस ने फ़ौरन इस जगह पर पहुँच गई थी और इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस अफसरान में एक पाकिस्तानी लड़का भी शामिल था। उसने मुझसे उर्दू में बात की और पूछा कि क्या मामला था, ये आदमी तुमको कहाँ ले जा रहा था। मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने इस पाकिस्तानी ऑफिसर को सब कुछ ऐसे बता दिया। मेरी बातें सुनकर वो हैरान रह गया और मुझसे कहने लगा कि तुम पागल हो, अपने घर को छोड़कर दूसरे घर में आई हो। ये मुल्क अलग है, जहाँ के लोगों से, जहाँ के रास्तों से तुम अनजान हो। अभी तुम्हें आए हुए कुछ ही घंटे पर मुश्किल गुजरे हैं और तुम इस तरह के एडवेंचर करने बैठ गई हो। तुम बहुत भोली हो, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कभी बाहर की हवा नहीं लगने दी। हमेशा तुमको घर के अंदर ही कैद रखा। बाहर की दुनिया में बारे में तुम जानती नहीं हो। तुम्हें नहीं मालूम कि किस तरह के हवास के पुजारी अकेली औरतों को नोच खाते हैं। अब यही बेहतर होगा कि तुम अपने माँ बाप से रब्ता करो और उनसे माफ़ी मांगो। अपनी गलती का इतराफ़ करो। अगर मज़ीद देर गुजरी तो तुम्हें वापसी के सारे रास्ते तुम्हारे बंद हो जाएंगे और हमेशा के लिए पछतावे से तुम्हारे मुकद्दर को भर दिया जाएगा। तुम हाफ़िज़ कुरान थी, शायद इसीलिए अल्लाह ने तुम्हारी हिफाजत की, लेकिन इस बात को तुम अपने लिए एक सबक समझो। पहले दिन ही तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। अगर इसी तरह तुम एडवेंचर के चक्करों में पड़ती रही, भटकती रही इन रास्तों पर, तो शायद अंजाम इससे भी बुरा हो। ये लोग लड़कियों को अपनी हवस का निशाना बनाकर आखिर में इनको मार डालते हैं। इस पाकिस्तानी लड़के की बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। उसने तो ऐसा नक्शा खींचा था कि खौफ के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। इसी वक्त मैंने अपने बाप को फ़ोन मिलाया और उनको सारी हकीकत बता दी कि मैं इनकी पाबंदियों से तंग आ गई थी। इसी वजह से मैं दुबई आ गई हूँ। मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे सब। अम्मी भी मुझसे बात कर रही थी और कह रही थी कि प्लीज़ वापस आ जाओ। मेरे अब्बा ने मुझसे कहा, मुझे यकीन है कि तुमने अपनी इज़्ज़त की हिफाजत की होगी, अपनी इज़्ज़त को महफूज रखा होगा, क्योंकि तुम्हारे दिल में कुरान महफूज है, और जिनके दिल में कुरान महफूज हो, अल्लाह ताला उनके जिस्म को भी गंदगी से दूर रखता है। मैं अपने अब्बा की बातें सुनकर कुछ हद तक रिलैक्स हो गई थी। मरियम आ गई थी। मेरा दिल उसके तरफ देखने को भी नहीं चाह रहा था। मरियम का लिबास बहुत नामुनासिब था। उसके साथ एक लड़के को देखकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने कहा, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और इसके साथ आई हो। अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ इसको शेयर कर सकती हो। मरियम की बात पर वो लड़का अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखने लगा। मुझे इस सबसे उलझन हो रही थी। मरियम इस लड़के के साथ एक कमरे में रह रही थी। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी। हाँ, मैं पाबंदियों से तंग थी। मैं आज़ादी चाहती थी। मैं घूमूं फिरूं, आऊं जाऊं, जैसे दिल चाहे कपड़े पहनूं, जैसे दिल चाहे रहूं, लेकिन कोई भी मुझ पर सख्ती ना करे। मुझे अपने माँ बाप की सख्तियाँ बेजा फजूल लगती थी। अब मुझे यही लगता था कि सारी दुनिया की लड़कियां बाहर घूमती फिरती हैं। अगर इनको कोई खतरा नहीं हो सकता तो मुझे क्यों खतरा होगा। लेकिन अब जब मैं अकेली दुबई आ गई थी और यहाँ पर पल पल मुझे ऐसे लोग मिल रहे थे जिनको देखकर मैं हैरत ज़दा थी। मैं तो कभी अपने घर की चार दीवारी से भी नहीं निकली थी, सिर्फ गांव कॉलेज तक आने जाने के लिए, और कभी कभार हम बाहर निकलते थे। लेकिन मरियम ने मेरा ऐसा ब्रेन वॉश किया था कि मैं अकेले तन तनहा दूसरे मुल्क में आ गई थी। अब मुझे पता चला था कि मेरे वालिदैन क्यों मुझे अकेले कहीं आने जाने नहीं देते थे, और मुझे इस बात का भी सही मानों में पता चल गया था कि अच्छी सोबत, अच्छा दोस्त बहुत ज़रूरी होता है। मैं अपने होटल के कमरे में आ गई थी और यहाँ पर एक ही दिन में मैं समझ चुकी थी कि घर से दूर रहकर ज़िंदगी एक बहुत मुश्किल तरह अमल है। मैंने प्राइवेट करवाया और मरीम को बताए बगैर पाकिस्तान आ गई थी। जैसे ही मैं होटल के कमरे में आई और यहाँ पर एक दिन मैं समझ चुकी थी
कि घर से दूर रहकर ज़िंदगी एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल होती है। मैंने सारा कुछ समेटा और इस दौरान जिस तरह के लोग मैंने देखे थे, तरह तरह के रवैये बर्दाश्त किए, लोगों की बुरी नज़रें बर्दाश्त की, इन 2 दिनों में मैंने ये वो सबक पढ़ लिया था जो मैंने 20 सालों में नहीं सीखा था। मैं चुपचाप घर वापस आ गई थी। मेरे घर वालों ने मुझे दिल से कबूल किया था। मेरे बाप ने बैठकर मुझे समझाया था कि वो क्यों मुझ पर पाबंदियाँ लगाते थे, और मुझसे माफ़ी भी मांगी थी कि इस सब में कुछ गलती इनकी भी थी। वो बेजा पाबंदियाँ लगाए गए। मेरे आने और जाने का किसी को भी इल्म नहीं हुआ था। इस बात में मेरे घर तक रह गई थी, और मैं अपने रब का शुक्र अदा कर रही थी कि जिसने मेरी इज़्ज़त की हिफाजत की और मुझे वक्त पर अक्ल आ गई थी। मुझे समझ आ गई थी कि मेरे माँ बाप ही अल्लाह के बाद मेरे सबसे बड़े खैर ख्वाह थे। उनको ही मेरी सबसे ज़्यादा फ़िक्र थी। वो हम बहन भाइयों पर जब पाबंदी लगाते हमारी भलाई के लिए ही किया करते थे। ये मेरी नादानी थी जो इंतहाई गलत कदम उठाया, लेकिन बाद में समझ आई कि ऐसी आज़ादी का क्या करना जिसमें इज़्ज़त जैसी कीमती शय दांव पे लग जाए और आखिरत भी बर्बाद करके रह जाए। अब मेरा दिल अपने जज्बात से बिल्कुल मुतमईन हो चुका था। किसी तरह का मलाल नहीं था। ये पाबंदियाँ दरअसल बिनते हवा की हिफाजत के लिए ही लगाई जाती हैं, मगर ना भेड़िए तो ये हर जगह पर ताक लगाए बैठे हुए।